तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है दो भाई। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। सुबह की सूरज की सुहावनी धूप में कलावती दोनों बेटों को गोद में बैठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था और माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कहीं पग उछल कूद कर फिर गोद पर आ बैठते। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती, बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में बहुत स्नेह था। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की वधू श्यामा सांवली सलोनी रूपराशि की धनी थी, सुशीला, बड़ी ही मीठी जबान की और शांत स्वभाव की। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, लेकिन कलावती का मन किसी से न मिला। वो दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बेचारे चंपा, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना था उसकी किस्मत में। कई बार वो श्यामा के साथ कठोर शब्दों में भी बात करती। श्यामा सुनती, चुपचाप सह लेती, लेकिन उसकी ये सहनशीलता चंपा के गुस्से को शांत करने के बदले और बढ़ाती। हाल ये हुआ कि चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की तरह अलग अलग हो गए। एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे और कलावती रोने लगी। कई साल बीत गए। दोनों भाई, जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते, एक ही थाली में खाते, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना मुश्किल हो गया। लेकिन कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए उन्हें साथ रहना पड़ा। अब उन लोगों में स्नेह मात्र भर न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, पर दोनों बेटों की दुश्मनी देखकर आंसू बहाया करती। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक दूसरे को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वो नादान, बेसमझ और भोले थे। लेकिन आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता और तालियां बजाता था। और अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे की आंखों में आंसू न आते। उन्हें अब अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता था। 2 पाई जमीन पहले लड़की के विवाह में भेंट हो गई, दूसरी जमीन कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा था। अब चौथी कन्या। इस कन्या का अभी गौना ना हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने बंधक रखे गए। चंपा इसी समय की ताक में थी। उसने जल्दी से नए नातेदारों को सूचना दी कि तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। और वो सभी बेचारे के गले तक कहाँ पहुंचे। रुपए कहाँ से आवे? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वो भी कभी का उठ चुका। अब अगर कोई संपत्ति थी तो वो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक ना था। और वो विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने कहा, आजकल तो मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने अपनी स्त्री की तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, तंग है तो क्या हुआ, कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, अब 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने कहा, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होते हैं। चंपा ने बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है,
हमारे पास होता तो कोई बात ना थी, लेकिन हमें भी तो दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए तो रुपया देता नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे जो मैं तुम्हारे दरवाजे आता? अब बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जायदाद थी या है वो यही घर है। चंपा बोली, फिक्र मत करो, वैसे 125 रुपए इन 2 कोठरियों के कोई इस जन्म में तो देगा नहीं। माधव बोला, अरे कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूद भी नहीं, घर बेच कर भी मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर इज्जत भी धूल में मिले, ऐसा मैं ना करूंगा। केवल नाम का ध्यान है, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा ना। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव से ऐसी बात की आशा ना थी। उसकी तरफ देखकर बोली, देखो कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। अब भला इस झोंपड़ी पर कौन से रुपए निकाल कर देगा? घर पर तो तुमको वहीं 4-20 रुपए मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर लेंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वो ना जाने पाएगी। वो रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। वो खुश होकर घर की तरफ चल पड़ा। सुबह का समय था। केदार के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे कलम बनाते और बार-बार खत रखते। केदार और चंपा भी वहीं बैठे थे। माधव भी वही था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख दी। नंबरदार ने अनुमोदन तैयार किया। भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखाने वाले का? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की तरफ हैरान होकर देखा। आंखें डबडबा गई। केदार उसकी तरफ देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी हैरान हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो उस रेहननामे की क्या जरूरत थी? भाई भाई में इतना अविश्वास। श्यामा दरवाजे पर खड़ी होकर ये सुन रही थी। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ गई। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और माथा ठोक लिया। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी 2 भाई। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।